बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनकी अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। हमारे साथ रिपोर्टर जो है वो भी मौजूद हैं। तकरीबन पीटीआई के हवाले से 5 से 6 केसेस की समाअत थी। बड़े अहम केसेस हैं, हर केस अहम है और उसमें उसका एक इम्पैक्ट होगा, आइंदा की जो पोलिटिकल सिनेरियो है उस पर इम्पैक्ट होगा। उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ सदीक जान मौजूद हैं, सुहेल रशीद मौजूद हैं समा से। इसके अलावा जो दीगर रिपोर्टर्स हैं उनसे भी हम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि आज जो अदालती कार्रवाई है बुनियादी तौर पर उसके पॉइंट्स क्या हैं, उनसे मुतल्लिक हमें बताएं। सबसे पहले जो सुहेल रशीद साहब हैं उनसे मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ा जो केस है वो ममनुआ फंडिंग केस है, जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पीटीआई की जो सियासत है उस पर उसका इन्हिसार है। उसके हवाले से आज समाअत थी, जो मरकजी केस है, और उसमें जो अनवर मंसूर हैं जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी जानिब से यह भी इस्तदा की गई थी कि उसमें स्टे दिया जाए। जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ा रहा है उस कार्रवाई को रोका जाए। तो उसमें क्या हुआ है ये सुहेल रशीद साहब हमें बताएंगे कि क्रक्स क्या है और आगे अब क्या होने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो जो पीटीआई की पहली कोशिश है वो है इस सारे प्रोसेस पे स्टे लेने की, और आज जो सारे एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो कुछ उतना ज़्यादा प्रेस भी जो मैंने देखा है कि पीटीआई के वकला ने उसको नहीं किया, क्योंकि बहुत ही शुरू में ही जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कह दिया कि इस मामले पर हम लार्जर बेंच ही बनाएंगे और इसमें कलेक्टिव विजडम जब आ जाएगा तो उसके तहत ही सारी चीज़ों को देखेंगे। आज की हद तक कोई रिलीफ फौरी तौर पर मिल नहीं सका, अगर तो उसकी उम्मीद ख़त्म भी नहीं हुई है पीटीआई के लिए, क्योंकि कल ही इसको लार्जर बेंच के सामने परसों दोबारा रख दिया गया है। और उसमें सबसे पहले यही बात देखी जानी है कि जो शो काज जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसके बाद जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, सारी उनके ऊपर स्टे ऑर्डर के ऊपर मेरा ख्याल है पहले इसको प्रेस किया जाएगा। और जो पीटीआई की लीगल टीम है उसकी कोशिश यही होगी कि पहले इस पर स्टे लिया जाए और उसके बाद उस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी तो हमने ये देखना है कि जो लार्जर बेंच बनता है उसमें कौन कौन से जज साहिबान होते हैं। यकीनन सीनियर जो मोस्ट अवेलेबल बेंच है वही होगा। और उसके बाद ये भी हमने देखना है कि इसमें कानूनी टीम जो है पीटीआई की उसमें कोई इजाफा होता है या यही जो रूटीन में केसेस को लेकर चलती है इसी में जाती है, क्योंकि एक अहम तरीन केस है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो आज देखा गया कि इसमें कहा गया कि ये वली खान केस के बाद पहला केस है, यानी कि इसको डायरेक्ट वहाँ पर लिंक किया जाता है 1976 है जी। और उसके लिए कुछ अच्छी राय अब मौजूद नहीं है कि वो कोई अच्छा फैसला नहीं था। ओवरऑल जो आप जुडिशल सर्कल्स में भी देखते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो कोई अच्छा फैसला नहीं था कि एक पार्टी को बैन किया गया। तो यानी कि एक काफ़ी सारी डायरेक्शन जब केस चलेगा पहले दिन की समाअत के बाद काफ़ी चीज़ें तय हो जाएंगी। एक तो ये कि क्या ये लंबा केस चलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स देखे जाएंगे, या डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा कि क्या जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसका पार्टी के ऊपर और पार्टी चेयरमैन के ऊपर असर हो सकता है या नहीं। अगर तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ही सबसे पहले जवाब लिया गया तो बहुत चीज़ें पहले दिन ही क्लियर हो जाएंगी। साहब एक पॉइंट जो है वो अनवर मंसूर साहब ने इसमें दिया है कि जो डिस्क्लोजर नहीं था जिन अकाउंट्स का, उनसे मुतल्लिक क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं कि पीटीआई ने कुछ अकाउंट्स का डिस्क्लोज नहीं किए थे और उसके बाद स्टेट बैंक ने वो डिस्क्लोज किए और वो रिकॉर्ड पे आए इलेक्शन कमीशन के पास। तो उससे मुतल्लिक भी अनवर मंसूर जो है उनकी जानिब से कुछ कहा गया है कि शायद उन्होंने कहा कि जो मरकजी अकाउंट था उससे जो सूबों में उनके अकाउंट से पार्टी के अकाउंट्स उनमें वो जो जाते रहे फंड्स, इसलिए उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं था। वो पॉइंट ऐसा ही है उनकी जानिब से। हनीफ अब्बासी केस जिसे अभी तक पीटीआई के खिलाफ जो है कोर्ट किया जाता है कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन बनती है या नहीं। लेकिन पहली बार हमने देखा है कि अनवर मंसूर साहब ने उसी केस को अपने हक में पेश किया और ये कहा कि उस केस के दौरान ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी कि कुछ अकाउंट्स को सिर्फ इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा कि वो पार्टी की एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको, क्योंकि इस अकाउंट से उधर जा रही थी चीज़ें, तो उनको उस वक्त एक पार्टी जो है एक हक रखती है, उसका इस्तेकाक है कि वो कुछ चीज़ें जाहिर ना करे, इस तरह ऐलानिया बताती ना फिरे कि हम ये भी कर रहे हैं। तो पहली बार हमने देखा है कि उस केस को भी इन्होंने अपने हक में उसमें से दलील निकाल कर लाए हैं कि वो केस तो हमारे हक में ज़्यादा है और उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हो गई थी कि ये अकाउंट्स हमने नहीं लेकर चल रहे। लेकिन बात फिर वही है कि सबसे पहले इन्होंने स्टे की ग्राउंड ही बनानी है और लार्जर बेंच के सामने पहले दिन की समाअत जो परसों होने जा रही है उसमें पीटीआई के लिए ये तय हो जाएगा कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस बन रहे हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्रिमिनल केस इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर
कैसे बन सकते हैं, उनका फ्यूचर बड़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। और उसके बाद जो शोकाज नोटिस है और इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस जा रहे हैं, इन सारी कार्रवाई के ऊपर ब्रेक लगती है, यानी ये अब परसों सारी सिचुएशन खुलकर सामने आएगी जिसकी पहले आज के लिए तवक्को की जा रही थी। आप मेरे साथ रहिएगा। सदीक जान साहब से मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज़ आप नाज़रीन आपको बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच बनने जा रहा है उसमें जो चीफ जस्टिस असद मिनल्ला है वो मौजूद नहीं है। 25 अगस्त को तक छुट्टियों पे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि पहले और तीसरे नंबर के जो जज हैं वो मौजूद नहीं है। जो कायम काम एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये पुराने जजेस में से 2 जजेस मौजूद हैं। अब तीसरे जज जो है वो कौन शामिल होंगे बज़ाहिर जो है वो देखेंगे कि आज या कल में उसका फैसला हो जाएगा। सदीक जान साहब हमें बताएं कि आज की जो रिमांड मज़ीद रिमांड लेने की दरख्वास्त थी उससे मुतल्लिक बताएं कि उसमें आज क्या हुआ है बुनियादी तौर पर, और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या अदालत क्या करने जा रही है। वैसे जो फैसला महफूज हुआ है वो तो इस पॉइंट पे हुआ है कि सबसे पहले अदालत ने ये कहा है कि एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि इसमें ये काबिल समात है या नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो रिवीजन थी वो काबिल समात थी या नहीं थी, सबसे पहले वो ये देखेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि हमने अगर तय कर लिया ये है तो उसके बाद मेरिट्स को जो है वो सुना जाएगा। तो क्या आज की प्रोसीडिंग थी क्या इस स्पेसिफिक इस पॉइंट पे? बिल्कुल, ये आपने जैसे बताया कि जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने शहबाज गिल साहब का जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उनको जुडिशल कर दिया। जब उन्होंने उनको जुडिशल किया उधर ही थे एफआईआर की कचहरी में कि शहबाज गिल साहब को लेकर जा रहे थे डयाला और रास्ते से वापस ले आए बख्शी खाने में, और साथ ही आके नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर कर दी एडिशनल सेशन जज के पास। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान साहब के पास जब केस लगा तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जुडिशल मजिस्ट्रेट का, तो मेरा दायर इख्तियार नहीं बनता। मेरा दायर इख्तियार कब था अगर इसके ऊपर ये जुडिशल ऑर्डर होता। तो यहाँ पर हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि उनका दायरा इख्तियार बनता था, ये जुडिशल ऑर्डर ही था। तो इस एक नुक्ते को पहले अदालत आज इस पे फैसला सुनाएगी कि आया ये जुडिशल ऑर्डर था या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था तो फिर जाहिर है जुडिशल मजिस्ट्रेट का फिर भी उनका इस पे क्या इनका ख्याल है कि उसका दायरा इख्तियार बनता था या नहीं बनता था। तो इस पॉइंट को डिसाइड करने के बाद फिर केस के मेरिट्स पर जाएंगे कि आया जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ये फैसला दिया सुनाया कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो उन्होंने मजीद नहीं दिया। और हुकूमत की तो इस वक्त पूरी कोशिश है, जितने उनके बड़े बुकला आप देख रहे हैं पेश हो रहे हैं, 3 वकील पेश हो रहे हैं, साथ उनके 7-8 मामलीन पेश हो रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब की तरफ से भी स्पेशली सलमान सफदर साहब को लाहौर से बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल में उनके पॉइंट्स भी बड़े सॉलिड थे और स्पेशली उनको बुलाने की वजह भी यही थी कि दूसरी तरफ टीम जो है वो बड़ी मजबूत टीम आई है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये केस इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सीरियस केस है और इसके लिए बहुत सारे इसके नताइज होंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि एक और जो मामला था ना जिसपे बड़ा उन्होंने अच्छे दलाइल दिए शिव शाहीन साहब ने, वो था क्वैशमेंट वाला कि एफआईआर को कलअदम करार दिया जाए। एक तो ज़ाहिर उन्होंने प्रोसेस को चैलेंज किया कि जिस प्रोसेस से एफआईआर काटी गई जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन उससे भी तगड़ा पॉइंट ये था कि हुकूमत ये कहती है कि जनाब फ़ौज की बड़ी तज़हीक हुई है, फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से ईमान वज़ारी के खिलाफ जब मामला था तो फ़ौज खुद मुद्दई बनी, फ़ौज के दायरा मुद्दई बना। तो यहाँ पर भी अगर फ़ौज का मसला था तो वो मुद्दई बनते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें नेक्स्ट वीक में जो है वो समाअत जो है वो नेक्स्ट वीक में होगी। तो इसमें एक और पॉइंट जो है वो आमिर सईद अब्बासी साहब से भी पूछते हैं। अब्बासी साहब ये बताएं कि जो पीटीआई है शहबाज गिल साहब के हवाले से शुरू में पीटीआई का जो मौक़िफ़ रहा है वो खामोश रहे हैं। पहली समाअत पर वो आए नहीं थे यहाँ पे, मतलब वहाँ पे कचहरी में पेश नहीं हुए थे। उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट समाअत पे वो आए, लेकिन बड़ा लीनियंट व्यू था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। आज जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पूरा केस ये जो है वो फेक बनाया गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये मतलब पीटीआई की अब पॉलिसी चेंज हो रही है वक्त के साथ या क्या इशू क्या है? वैसे साकिब साहब आप भी समझते हैं कि जब भी कोई नया केस बनता है तो इनिशियली उसकी अंडरस्टैंडिंग्स में सब लोगों को जो कंसर्न होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन शुरू में थोड़ी सी दहशत भी ज़्यादा होती है। इस तरह के जब अहम मुकदमात हो जाएँ तो उनका खौफ और टेरर बहुत होता है और लोग आम तौर पर जो है वो नहीं अवॉइड करते हैं कि इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ज़ाहिरी बात है जो प्रेशर बना, जो सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई कि कैसे शहबाज गिल को छोड़ दिया पीटीआई ने और उसके बाद बड़ी फिर क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है पीटीआई को जागना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं हम इफ़ एंड बट्स के साथ जो है वो उनके साथ हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है जब टेक्निकली शहबाज गिल ने ख़ुद जब उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि उन्होंने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया, क्योंकि एतराफ़ जुर्म की भी खबरें आई थी सामने, तो ज़ाहिरी बात है जब केस खुला तो फिर पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कोई जान नहीं है। ज़ाहिरी बात है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीटीआई अब खुल के सामने आ रही है और चैलेंज कर रही है। और ज़ाहिरी बात है
पुलिस को भी बहुत बड़ी कोई कामयाबी नहीं हुई और पुलिस को नाकामी हुई है इस केस में। अपेरेंटली देखा जाए पुलिस की गलतियां ही गलतियां हैं। तो जाहिर बात है इन सारे हालात के बाद जो है वो पीटीआई अब खुलकर इस केस को जो है कैश भी करवा रही है और खेल भी रही है और इसको अब आगे भी लड़ेगी। एक दो पॉइंट्स जो है मुझे समझ आ रहे हैं, उस पर आप भी बात कीजिएगा। एक तो शुएब शाहीन साहब ने ये कहा है कि कुछ दफ़ात जिनकी फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी थी, एक सर्टन लेवल पे अप्रूवल लेना ज़रूरी थी, वो नहीं ली उन्होंने। इसके अलावा जो फोकस है उनका वो यही है कि उसमें तहकीकात नहीं हो सकी, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, मोबाइल चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये केस रिमांड होता है तो फिर इम्पेक्ट क्या होगा? मतलब अगर आज फ़र्ज़ करें कि जो आमिर फारूक साहब वो कहते हैं कि ये मेंटेनेबल है, नीचे जो है वो जाएं जी, उसको जो एडिशनल सेशन जज सुनेंगे और उसको डिसाइड करेंगे कि इनका फिजिक का रिमांड बनता है या नहीं बनता, इस पर इम्पैक्ट क्या होगा? अगर उसको नॉन मेंटेनेबल कह देते हैं कि काबिल समाअत नहीं है और यहीं से दरखास्त खारिज, दोनों सूरतों में इम्पैक्ट क्या होगा इस केस में? देखें, मुझे जो लगता है वो जज साहब ने ना रिमार्क्स में एक बात कही कि हम रिमांड देते नहीं हैं बल्कि रिमांड करते हैं। तो वो रिमांड करेंगे इस मुकदमे को और रिमांड बैक होगा, ये जाएगा सेशन कोर्ट में और सेशन को कहा जाएगा कि आप मेरिट्स के ऊपर इसको डिसाइड करें, ना कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। जिस तरह पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं बनती मेंटेनेबल, तो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करेंगे। और कभी इम्कान है जो अब पुलिस ने प्रेशर बना दिया है और इंतज़ामिया ने, उसके बाद कभी इम्कान है कि शायद रिमांड मिल जाए। और ज़ाहिरी बात है इसका अल्टीमेटली मकसद तो यही है कि लिंगर ऑन किया जा सके, शहबाज गिल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारा जा सके, तो उसमें कामयाबी हो सकती है। ज़ाहिरी बात है आज ज़मानत थी, उसका भी फैसला नहीं होगा, पहले अब ये मामला होगा। तो कभी इम्कान है कि रिमांड बैक होगा और पुलिस ने जो प्रेशर बना दिया है अपनी एप्लीकेशंस के ज़रिए और जो केस को फाइट करके हाई कोर्ट तक पहुँचाया, उससे कभी इम्कान है कि उनको रिमांड बैक करने के बाद ट्रायल कोर्ट को ये कहा जाए और इस पर राज़ी किया जाए कि वो इनका रिमांड दे दें और मज़ीद शायद 2 से 3 दिन के लिए शहबाज गिल दोबारा पुलिस के हवाले हो सकते हैं। आज के रिमार्क से ये लगता है और अदालती कार्रवाई से। वैसे मुझे भी ये लगता है कि ये रिमांड बैक कर दिया जाएगा और अगर हाई कोर्ट से ये रिमांड बैक हुआ तो फिजिक का रिमांड जो है वो मेरी नज़र में ज़रूर मिलेगा 1-2 रोज़ का पुलिस को। पर देखते हैं, बहरहाल ये तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक अहम रिमार्क्स और भी थे कि 14 दिन के अंदर ही रिमांड मिल सकता है, तो 14 दिन अगर गुजर गए तो नहीं हो सकेगा। तो आज हाई कोर्ट ने अभी काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया है कि हुकूमत की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल साहब की है, वो काबिल समाअत भी है या नहीं। अगर वो काबिल समाअत करार पाती है तो उस पर फिर यहाँ पर एक नई डेट फिक्स होगी जिसमें उसके मेरिट्स पर दलाइल होंगे और उसके बाद आगे फैसला आएगा। तो फौरी तौर पे रिमांड मिलने की मेरा ख्याल है दोबारा कोई ऐसी। इसी के साथ अपना सुहेल रशीद साहब हमें ये बता दें कि जो पीटीआई की 123 जो इस्तीफ़े हैं वो कह रहे हैं मरहलावार मंजूर ना करें, 9 हल्कों में जो इलेक्शन है वो रोकें, उस पर आज क्या हुआ है? वो भी बड़ी अहम समाअत थी। उसके लिए बड़े हौसला अफजा किस्म के रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आए। जस्टिस आमिर फारूक ने एग्जाम्पलीफाई किया है कि एक साबिक जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त कायम मकाम स्पीकर का उनके पास इख्तियार था, उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। मौजूदा स्पीकर ऑफिस हमें बता दे कि क्या वो ऑर्डर जो है उनका वो गलत है, क्या वो ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि कल अगर मैं जज नहीं रहता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्या जो मैंने आज ऑर्डर्स पास किए हैं वो कलअदम हो जाएंगे? इदारे तो ऐसे ही आगे चला करते हैं। तो आकर आप हमें बताएं कि क्या वो ऑर्डर दुरुस्त नहीं है? अगर वो दुरुस्त था तो तमाम नशिस्तों को खाली डिक्लेयर करें और उन पर एक साथ इलेक्शन करवा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हल्के के जो अवाम हैं उनका एक दिन भी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से महरूम रहना जो है वो अफसोसनाक है। और इस तरह की जो रिमार्क्स थे, और आज इस केस की हद तक अगर रिलीफ तो हम नहीं कह सकते कि मिला, लेकिन पीटीआई के लिए एक उम्मीद ज़रूर सामने आई है कि अदालत एटलीस्ट कंसिडर कर रही है उनके इस लीगल पॉइंट को कि इस्तीफ़े उनके तमाम 123 नशिस्तों से एक ही दिन में मंजूर हो चुके थे, जिसको दोबारा से आगे कंसिडर करना नए स्पीकर के पास उसका इख्तियार नहीं था। इस पॉइंट को अभी तक अदालत ने कंसिडर किया है और अब टाइम दिया गया है मज़ीद स्पीकर ऑफिस को कि आकर हमें आप क्लियरली बताएं कि क्या पहला ऑर्डर दुरुस्त नहीं था कि आपको नया ऑर्डर आकर जारी करना पड़े। आखिरी सवाल सदीक चांद साहब आपसे है कि आप ये बताइएगा कि जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें जो पीटीआई की जान है वो अटकी हुई है, सीधी सी बात है। पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर खड़ा है। अगर इनको परसों जो है वो स्टे मिल जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि उस स्टे का बड़ा इफेक्ट होगा। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसको तो जारी रख सकेगा, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके साथ लिंक मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि FIA की, अगरचे FIA एक इंडिपेंडेंट है, उसकी इदारा है, सारे मामलात उसके, लेकिन हो सकता है कि अदालत कहे कि इससे लिंक चीज़ें रोक दें जब तक कि फैसला नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि 18 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है? देखें, ये बड़ा सवाल है क्योंकि इस केस के साथ आपको पता है पॉलिटिकल हाइप भी जुड़ी हुई है। 16 की 16 हुकूमती जमातें वो अदालतों को बड़ा प्रेशराइज कर रही हैं इस केस में, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी। और जाहिर है कोई कुछ भी कहे,
लेकिन बहरहाल हमारी अदालतें, हमारे जजेस, जो मीडिया पे चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है, उसका बहरहाल उन तक चीज़ें पहुंच सारी रही होती हैं। अब कौन सा जज उसका कितना प्रेशर लेता है, नहीं लेता, और कब लेता है कब नहीं लेता, किस केस में ले लेता है किस में नहीं लेता, ये ज़ाहिर है उन्होंने खुद फैसला करना होता है और वो नज़र भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है ये चाहेगी कि स्टे हो जाए ताकि मामला रुक जाएँ, लेकिन हुकूमत में शामिल जमातें प्रेशर डालेंगी, पूरा एक मोमेंटम बनाएंगी इस वक्त मीडिया में जिस तरह वो सारे मामला, तो वो ये चाहेंगे कि ये अदालत ये केस बेशक सुनते रहे, FI की कार्रवाइयाँ ये सारी चीज़ें चलती रहें। क्योंकि देखें साकिब बशीर साहब, टोटल जो है ना वो अगले 36 रोज़ हैं फैसला कुन पाकिस्तानी सियासत के। ठीक है, तारीख आप देख लीजिएगा कि 36 दिन बाद कौन सी तारीख है, लेकिन 36 दिन फैसला कुन है। इन तमाम चीज़ों पर पता चल जाएगा कि मामलात पाकिस्तान के किस साइड पे जा रहे हैं। 36 दिन रह गए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे सुहेल रशीद साहब, समा से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सदीक जान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इसके अलावा आमिर सईद अवासी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि आज के 5-6 जो केसेस थे, बड़े हर केस का एक इम्पैक्ट है उसका पॉलिटिकल सिनेरियो पे, तो उन पर जो है वो आज समाअत थी, उसका अहवाल, उस पर होने क्या जा रहा है, मुस्तकबिल में क्या होगा, सब हमने आपके सामने रखा। और इस वीडियो पे आप हमें जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।